नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी पर्यावरण, जो हर साल पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, उन सभी प्रश्नों को आज लिया गया है। आज 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि चूहों की विशेषता क्या होती है। यहाँ पूछ रहा है कि चूहों की विशेषता क्या होती है। तो पहला है, देखने की क्षमता कम और सूंघने की शक्ति अधिक होती है। और दूसरा है, देखने की क्षमता अधिक होती है। और तीसरा कह रहा है कि देखने की क्षमता कम होती है। और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई विशेषता नहीं होती है चूहों की। तो जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या होगा। चूहों की विशेषता होती है, तो जल्दी से बताइए क्या होती है चूहों की विशेषता। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक और शेयर करते जाइए और सभी लोग एक साथ जुड़ जाइए ताकि सभी लोग एक साथ कमेंट और उत्तर दे सकें। तो चलिए देखते हैं पहले का आंसर क्या होगा। तो पहले का आंसर होगा हमारा पहला, देखने की क्षमता कम और सूंघने की शक्ति अधिक होती है चूहों की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, कहाँ के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। पूछ रहा है कहाँ के लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। पहला है, मणिपुर के लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं, राजस्थान के लोग खाते हैं, नागपुर के लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं, या फिर उत्तराखंड के लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं। तो जल्दी से बताइए कहाँ के लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं। तो दूसरे का आंसर जल्दी से बताइए। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा तीसरा, नागपुर के लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, उल्लू अपनी गर्दन घुमा सकता है। पूछ रहा है कि उल्लू अपनी गर्दन कितने डिग्री तक घुमा सकता है। तो तीसरे का आंसर जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कि तीसरे का आंसर क्या होगा। उल्लू अपनी गर्दन कितने डिग्री तक घुमा सकता है। पहला है 270 डिग्री पीछे तक, और दूसरा है 360 डिग्री पीछे तक, और तीसरा कह रहा है कि 180 डिग्री पीछे तक, और चौथा कह रहा है कि सिर्फ बाएं और दाएं घुमा सकता है। तो जल्दी से बताइए कि उल्लू की विशेषता क्या है, वो अपनी गर्दन कितनी डिग्री तक घुमा सकता है। ये सीटेट में हर बार पूछा जा चुका है, हर बार आता है सीटेट में। तो जल्दी से बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा। तो तीसरे का आंसर होगा हमारा दूसरा, उल्लू अपनी गर्दन 360 डिग्री तक पीछे तक घुमा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। लाइक ज़रूर करिए और अपने उत्तर तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी दीजिए। चलिए देखते हैं, कौन सी पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाता है। ये क्वेश्चन इस बार आया था सीटेट में कि कौन सी पक्षी जो है अपनी गर्दन झटके से घुमाता है। तो पहला है तोता, दूसरा गौरैया, तीसरा मैना, और चौथा है फाख्ता पक्षी। तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा। कौन सी पक्षी अपनी गर्दन झटके से घुमाती है। शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चौथे का आंसर जल्दी से बताइए। पहला है तोता, दूसरा है गौरैया, तीसरा मैना, और चौथा है फाख्ता। तो चौथे का आंसर होगा हमारा तीसरा, मैना। मैना पक्षी जो होती है ये अपनी गर्दन झटके से पीछे की तरफ घुमाती है। ये सीट में पूछा गया है इस बार। तो चलिए पाँचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी पूछा जाता है, हर बार सीट में पूछा जाता है। तो देखते हैं पहला है पाँचवा क्या कह रहा है, ब्रेन लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा भी जा सकता है और पूछता भी है सीटेट में। अक्सर सीटेट टेट दोनों में पूछता है। तो जल्दी से बताइए पाँचवें का आंसर क्या होगा। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि। तो पहला है 8 बिंदुओं पर, दूसरा हमारा है 4 बिंदुओं पर, तीसरा है 6 बिंदुओं पर, और चौथा है 5 बिंदुओं पर। तो जल्दी से बताइए हमारा ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है पाँचवें का। तो जल्दी से बताइए। तो हमारा आंसर होगा पाँचवें का तीसरा, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेन लिपि जो होती है ये नुकीले वस्तु से ये पेज जो होता है उस पर उभारा जाता है, जिसे अंधे बालक जो होते हैं अपने हाथों के माध्यम से उसे सहला के पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाँ, छठा प्रश्न भी उसी ब्रेन लुई से संबंधित है। पूछ रहा है कि लुइस ब्रेन है कहाँ के निवासी हैं। लुइस ब्रेन जो है ये कहाँ के निवासी हैं। तो पूछ रहा है पहला अमेरिका के निवासी थे, दूसरा है जर्मनी के निवासी थे, तीसरा है इटली के निवासी थे, और चौथा है फ्रांस के निवासी थे। लुइस ब्रेल जो है कहाँ के निवासी हैं। तो जल्दी से अपने उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में, लाइक करते चलिए।
तो बताइए जल्दी से, छठे का आंसर क्या होगा? लुइस ब्रेल जो है कहाँ के निवासी थे? तो पहला है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली और चौथा है फ्रांस। तो छठे का आंसर होगा हमारा चौथा, फ्रांस के निवासी थे। ब्रेल जो थे, इनकी आंखें बचपन में इनके पिताजी के टूल बॉक्स से ही चली गई थी, इन्होंने ही लुई ब्रेल का आविष्कार किया। उभरे हुए पन्नों पे नुकीली चीज से उभारते हुए उसे पढ़ने का प्रयास किया, और यही पद्धति जो है जो विकलांग बालक होते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक कमज़ोर बालक होते हैं, अंधे बालक जो होते हैं, उनके लिए प्रयोग की जाती है लुई ब्रेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा सही होगा। छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? ये भी प्रश्न पूछा गया है, हाउस बोट कहाँ चलाई जाती है, किस राज्य में? पूछ रहा है किस राज्य में हाउस बोट नाव चलाई जाती है। पहला है केरल में, दूसरा है गोवा में, तीसरा है श्रीनगर में पाई जाती है और चौथा है उत्तराखंड में। तो जल्दी से बताइए, हाउस बोट कहाँ पाई जाती है, हाउस बोट नाव कहाँ चलाई जाती है या पाई जाती है, किस राज्य में? तो इसका सही आंसर होगा हमारा तीसरा, श्रीनगर में पाई जाती है या चलाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। ये सीट में पूछा गया है, हर बार पूछता है ये, कि किस देश में सांप खाए जाते हैं। सांप खाने की बात कर रहा है, तो किस देश में पाई जाती है, किस देश में पाई जाती है, सही है। तो बताइए, पहला है हांगकांग, दूसरा है नागालैंड और तीसरा है उत्तर कोरिया, चौथा है काठमांडू। हांगकांग चीन से संबंधित है, नागालैंड भारत और उत्तर कोरिया तो उत्तर कोरिया, ये सबको पता है, तानाशाह जो किम जोन है, काठमांडू नेपाल। तो जल्दी से बताइए किस देश में सांप खाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला, हांगकांग, चीन। हांगकांग जो है चीन का एक शहर है। आजकल देख रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन से ही निकला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सांप के सूप को क्या कहते हैं, यानी सांप जो खाते हैं उसके सूप को क्या कहते हैं। पहला है कहवा, दूसरा है लिंग हु फेन, तीसरा है इनमें से दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि सांप के सूप से जो बनता है पकवान, उसे क्या कहा जाता है। तो सांप के सूप को क्या कहा जाता है? तो सांप के सूप को कहा जाता है दूसरा लिंग हु फेन, जो चीन में सांप के मांस से बनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न कह रहा है केरल में एक नदी है जिसे पार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है केरल में एक नदी है जिसे पार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 10वें का। पहला है मोटर बोट का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा है बल्लभ की छोटी नाव, लकड़ी से बनी होती है, इसका प्रयोग किया जाता है, और तीसरा है पुल का प्रयोग किया जाता है, जो ओवरब्रिज जो होते हैं जैसे, उसका प्रयोग किया जाता है, नदियों पर बनते हैं, और चौथा है रस्सी से बनी पुल। तो जल्दी से बताइए कि 10वें का आंसर क्या होगा। मोटर बोट, बल्लभ, पुल का प्रयोग और रस्सी का प्रयोग। तो जल्दी से बताइए कि 10वें का प्रश्न क्या होगा। तो 10वें का प्रश्न का उत्तर होगा हमारा बल्लभ की बनी नाव, जो लकड़ी से बनी होती है, ये छोटी होती है, ये केरल में प्रयोग की जाती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और कई वर्षों तक उसका प्रयोग करता है, कौन सा पक्षी। पूछ रहा है कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और कई वर्षों तक इसका प्रयोग करता है। तो ये सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है। तो पहला है कौवा, दूसरा है गिद्ध, तीसरा है चील और चौथा है हमारा उल्लू। तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा 11वें का। 11वें का जल्दी से उत्तर बताइए। तो 11वें का उत्तर होगा हमारा चील। चील जो होता है, ये इसके बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं कि चील की विशेषता क्या होती है। इसका उत्तर चील ही होगा। तो चील जो होता है सबसे ऊंची पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाता है, और यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले का प्रयोग कई वर्षों तक करता है। इसका घोंसला सामान्यतः 4 से 5 फीट लंबा होता है। तो 11वें का हमारा उत्तर होगा चील। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर अपने। देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न कह रहा है पेड़ के खोखले भाग में घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। पूछ रहा है कि पेड़ के खोखले भाग में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो पहला है चील, दूसरा है गिद्ध, तीसरा है हर्मिंग बर्ड्स और चौथा है उल्लू।
तो जल्दी से बताइए कि बरहामे का खोखले भाग में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए भाई साहब। आप लोग सब्सक्राइब जिन भाइयों ने नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बरहामे का उत्तर जल्दी से बताइए। तो बरहामे का उत्तर होगा हमारा चौथा, उल्लू। उल्लू जो होता है पेड़ के खोखले भागों में अपना घोंसला बनाकर रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चील के द्वारा छोड़े गए घोंसलों का प्रयोग कौन सा पक्षी करता है। कह रहा है कि चील जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है और जब वो अपने घोंसला को त्याग देता है तो उसका प्रयोग कौन सी पक्षी करती है। यानी चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले का प्रयोग कौन सा पक्षी बाद में करता है। तो पहला है गौरैया, दूसरा है गिद्ध, तीसरा है हर्मिंग बर्ड्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि 13वें का उत्तर क्या होगा। तो 13वें का उत्तर होगा हमारा गिद्ध। आइए जान लेते हैं गिद्ध की विशेषता क्या होती है। कि गिद्ध जो होता है अपना घोंसला सुनसान जगहों या चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले में अपना घोंसला बनाता है और उसी में रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरैया जो होती है, ये गौरैया जो होती है इंसानों के द्वारा बनाए गए मकानों में अपना घोंसला बनाती हैं। हर्मिंग बर्ड्स जो होती है इसकी विशेषता ये है कि ये इसकी जो चोंच होती है ये सुई नुमा होती है और ये इसकी विशेषता ये है कि पीछे की तरफ से उड़ती है, ये पीछे की तरफ से उड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कि 14वां प्रश्न कह रहा है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है। वहाँ पे पूछा था पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे कौन घोंसला बनाता है और यहाँ पे पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला कौन बनाता है, कौन सा पक्षी बनाता है। तो 14वें का उत्तर जल्दी से बताइए कि पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। तो पहला है कबूतर, दूसरा है चील, तीसरा है कौवा और चौथा है गिद्ध। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे, सबसे नहीं सिर्फ पूछा है पेड़ की ऊंची डाल पे कौन घोंसला बनाता है, कौन सा पक्षी। तो पहला है कबूतर, दूसरा है चील, तीसरा है कौवा और चौथा है गिद्ध। तो इसका आंसर होगा हमारा कौवा। कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। तो चलिए आगे देखते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। कह रहा है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो इसमें पहला दिया है कि मैना, दूसरा कोयल और तीसरा है कौवा और चौथा कह रहा है इनमें से सभी अपने घोंसले बनाते हैं। तो कह रहा है कि कौवा, कोयल, मैना और इनमें से सभी बनाते हैं। तो जल्दी से बताइए कि 15वें का आंसर क्या होगा कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो पहला है मैना, दूसरा कोयल और तीसरा है कौवा और चौथा है सभी घोंसले बनाते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए 15वें का। तो इसका आंसर होगा हमारा कोयल होगा, कौवा नहीं होगा। यहाँ पे आंसर होगा हमारा कोयल। कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये बल्कि ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा जो होता है उसका पालन करता है और जब उसके अंडे फूट जाते हैं उसमें से जब कोयल का बच्चा निकलता है और वो जब उड़ना प्रारंभ कर देती है तो कौवे का साथ छोड़ देती है। तो हमारा 15वें का आंसर होगा दूसरा, कोयल जो होता है अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो चलिए 16वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं। NCERT बुक 4 में दिया गया है इसका प्रश्न, उत्तर भी दिया गया है तो हमने उसी से उठा लिया है कि मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान और चौथा है छत्तीसगढ़। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं। जल्दी से बताइए मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा राजस्थान। तो चलिए जान लेते हैं राजस्थान की विशेषता क्या होती है। पहले ऊपर से देख लेते हैं। पहला उत्तर प्रदेश जो होता है समतल मैदानी भाग होता है। बिहार जो होता है उत्तर प्रदेश के सापेक्ष ही यहाँ की भी जो धरती होती है। राजस्थान जो छत्तीसगढ़ होता है उबड़ खाबड़ होता है लेकिन यहाँ पे अधिक गर्म हवाएं नहीं चलती है इसलिए यहाँ पे नहीं। लेकिन राजस्थान जो होता है यहाँ की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे अधिक गर्म हवाएं चलती हैं रेतीले जगहों की वजह से, जिसके कारण यहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो जान लेते हैं राजस्थान की विशेषता क्या होती है।
इस प्रकार के घर सामान्यतः ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। इन घरों की दीवारें मोटी मोटी होती हैं, जिसमें इनके अंदर जो होते हैं गर्मी प्रवेश न कर पाए। इन घरों की निर्माण की नींव और कीकर का प्रयोग करते हैं। इनकी जो छतें होती हैं उसका कीकर का प्रयोग किया जाता है। इसमें इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लग पाते हैं। इनकी दीवारों को मिट्टी में जो होता है भूसा मिला के लीपा जाता है, पुताई की जाती है, जिससे कि दीवारों में पपड़ी न पड़ पाए। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में जो होता है मिट्टी के घर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपने 17वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि बांस या लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं। पूछा है बांस और लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं, ये हर बार पूछा जाता है। कोई ऐसी बार नहीं है कि सीटेट में ये नहीं पूछा गया हो। तो जल्दी से बता दीजिए कि बांस एवं लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं। पहला दिया है उत्तराखंड में पाए जाते हैं, दूसरा मेघालय में, तीसरा शिमला में और चौथा जो होता है असम में। तो जल्दी से बताइए कि 17वें का आंसर क्या होगा। तो 17वें का आंसर होगा हमारा असम। 17वें का आंसर होगा हमारा असम। तो चलिए जान लेते हैं असम की विशेषता क्या होती है। इस प्रकार के घर सामान्यतः ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं, मतलब बांस और लकड़ी के घर जो होते हैं ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर सामान्यतः बारिश अधिक होती है, यानी औसत से अधिक बारिश होती है। उस स्थान पे जो है बांस के प्रयोग किए जाते हैं। और इस प्रकार के घर जमीन पर मोटे लकड़ी व बांस के लट्ठे गाड़कर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर सामान्यतः 4 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। इस प्रकार के जो घर होते हैं उसकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसमें मनुष्य लगातार लंबे समय तक रहता है। ये सामान्यतः अधिक वर्षा वाले राज्यों में पाए जाते हैं और ये असम में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि असम में बने बांस के घरों की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। पूछ रहा है कि असम में बने जो मकान होते हैं, घरों की जो ऊंचाई होती है, बांस पे बने होते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है, यानी ऊंचाई कितनी होती है। तो पहला है 4 से 7 फीट ऊंचे होते हैं, दूसरा है 5 से 10 फीट ऊंचे होते हैं और तीसरा है 4 से 12 फीट होते हैं और चौथा कह रहा है कि केवल 8 फीट होते हैं। तो अभी हमने अगले 17वें प्रश्न में बताया था कि जो असम में घर बनाए जाते हैं बांस के उसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 4 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि वहाँ पे अधिक बारिश होती है, इसके कारण उसकी ऊंचाई अधिक रखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं। पूछ रहा है कि पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं। पहला है हमारा, देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है शिमला में पाए जाते हैं, दूसरा कह रहा है लद्दाख में पाए जाते हैं, तीसरा कह रहा है जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पाए जाते हैं और चौथा कह रहा है मनाली में पाए जाते हैं। ये सभी राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ठंडे प्रदेश हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला है शिमला, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और चौथा है मनाली में पाए जाते हैं। तो जल्दी से बताइए पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। तो हमारा आंसर होगा तीसरा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। इसके उत्तर आप लोग भी जल्दी से जल्दी दे दीजिए। तो पत्थर और लकड़ी के घर जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो थोड़ी सी इसकी विशेषता भी जान लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता ये है कि इस प्रकार के घर सामान्यतः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश और बर्फ दोनों अधिक मात्रा में होते हैं। इस प्रकार के घरों की छतें जो होती हैं इस प्रकार के घरों की छतें जो होती हैं ढलान नुमा होती हैं, ताकि बारिश और बर्फ पड़ने पर इस पर टिक न पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। 20वां प्रश्न हमारा है कि 20वां प्रश्न हमारा है कि बर्फ के घर कहाँ पाए जाते हैं। इसके क्वेश्चन में दिया गया है एस्किमो शिकारू इग्लू, या इग्लू होगा। इग्लू निवासी जो होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमेशा शिकारी होते हैं, ये हमेशा शिकार करते रहते हैं, तो बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं। तो हमारा पहला है हमारा जम्मू कश्मीर, तीसरा है लद्दाख में पाए जाते हैं और दूसरा लद्दाख में और तीसरा शिमला और चौथा जो है कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह में पाए जाते हैं। तो जल्दी से बताइए
जल्दी से बताइए 20वें का प्रश्न। 20वें का प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए कि पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख में पाए जाते हैं, और तीसरा है शिमला में पाए जाते हैं, और चौथा है कश्मीर और लद्दाख में पाए जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि बर्फ़ के घर कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, इसकी में शिकारी कहाँ रहते हैं। तो ये जो होता है बर्फ़ के घर जो होते हैं ये अधिकांश जम्मू कश्मीर की घाटियों में बनाई जाती है और लद्दाख में। तो ये हमारा आंसर होगा चौथा। तो जान लेते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। इस प्रकार के घर जो होते हैं, घरों का निर्माण समानतः बर्फीले जगहों पर किया जाता है। ऐसे घर का निर्माण बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को हटा के बड़े टुकड़ों को जोड़कर किया जाता है, जिससे कि इसकी ऊंचाई और जो उसका घरों की जो प्रवेश करने का द्वार जो होता है उसे छोटा रखा जाता है, और ऊंचाई तो अधिक रखी जाती है 10 से 12 फीट, और इसकी जो द्वार होती है उसको छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें हवा प्रवेश न कर पाए। तो 20वें का आंसर होगा हमारा चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 21वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2017 में पूछा गया था, 17-18 दोनों में पूछा गया था कि हाथियों के समूह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। तो पहला है हाथियों के द्वारा, दूसरा है हथनियों के द्वारा, तीसरा इनका नेतृत्व कोई नहीं करता, और चौथा कह रहा है समूह में नहीं रहते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कि 21वें का आंसर क्या होगा। हाथियों के समूह का नेतृत्व कौन करता है। पहला है हाथियों के द्वारा, दूसरा हथनियों के द्वारा, और तीसरा है इनका नेतृत्व कोई नहीं करता, और चौथा है समूह में नहीं रहते। तो देख लेते हैं बारी बारी से देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाथियों के द्वारा जो हाथियाँ होती हैं ये समूह में नहीं रहते हैं, ये समूह में नहीं रहते हैं। हथनियों के द्वारा ही इस समूह का नेतृत्व किया जाता है, हथनियों के द्वारा ही समूह का नेतृत्व किया जाता है, और इनका नेतृत्व कोई नहीं करता। कोई भी चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उसका नेतृत्व कोई ना तो कोई करता रहता है। जैसे उनके छोटे बच्चे होते हैं तो वो किसके साथ अधिक करते हैं, माता के या पिता के। तो इसका आंसर होगा हमारा हथनियों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि हाथियों के नर बच्चा कितने वर्षों के बाद समूह का त्याग कर देते हैं। कह रहा कि हाथियों के जो नर बच्चे होते हैं, पुरुष होते हैं, वो समूह का त्याग कितने वर्षों में कर देते हैं। पहला है 12 से 14 वर्ष की आयु में, दूसरा है 5 वर्ष की आयु में, और तीसरा है 14 से 15 वर्ष की आयु में, और चौथा कह रहा है कि समूह का त्याग नहीं करते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाथियों के नर बच्चे जो होते हैं समूह का त्याग कब करते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। पहला कह रहा है कि 12 से 14 वर्ष, दूसरा कह रहा है 5 वर्ष की आयु में, तीसरा कह रहा है 14 वर्ष से 15 वर्ष की आयु में, और चौथा कह रहा है कि समूह का त्याग नहीं करते। तो इसका आंसर होगा तीसरा, 14 से 15 वर्ष की आयु में जो हाथियों के नर बच्चे होते हैं वे समूह का त्याग कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाथी के बच्चे 3 माह के जो होते हैं उनका वजन लगभग कितना होता है। कह रहा है कि हाथी के नवजात बच्चे जो होते हैं उनकी वजन कितनी होती है। 3 माह के बच्चे का पूछा है। तो पहला है 5 कुंटल के लगभग, दूसरा कह रहा है कि 4 कुंटल के लगभग, और तीसरा कह रहा है 2 कुंटल के लगभग, और चौथा कह रहा है 2.5 कुंटल के लगभग। तो इसका आंसर सभी लोग को बताना है। जल्दी से बताइए कि 23वें का क्या होगा। हाथी के बच्चे यानी 3 माह का जो बच्चा होता है हाथी का उसका वजन कितना होता है। 5 कुंटल, 4 कुंटल, 2 कुंटल और 2.5 कुंटल। तो जल्दी से बताइए कि एक नवजात हाथी के बच्चे का कितना वजन होता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, 2 कुंटल होता है, यानी 200 केजी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 24वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। ये प्रश्न भी सीटेट में पूछा गया है, इसीलिए इसे एनसीईआरटी बुक से कक्षा 4 के निकाल लिया गया है। देखते हैं, हमने निकाला है, एनसीईआरटी ने नहीं निकाला है, निकाल के आप लोगों के समझ रखा है। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि बाघ के अंधेरे में देखने की क्षमता होती है। पूछ रहा है कि बाघ जो होता है उसकी अंधेरे में देखने की क्षमता कितनी होती है। पहला कह रहा है कि मनुष्य से 2 गुना अधिक देखने की क्षमता होती है, यानी बाघ की जो मनुष्य से देखने की क्षमता होती है 2 गुना अधिक होती है। दूसरा कह रहा है 5 गुना अधिक होती है, और तीसरा कह रहा है 4 गुना अधिक होती है, और चौथा कह रहा है 10 गुना
अधिक होती है क्षमता। तो जल्दी से बताइए 24वें का आंसर क्या होगा। बाघ के अंधेरे में देखने की क्षमता होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी लोग बताइए कि 24वें का क्या होगा आंसर। बाघ के अंधेरे में देखने की क्षमता कितनी होती है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जिन भाइयों ने नहीं किया है वो लोग कर दें और शेयर जरूर करिएगा। तो 24वें का आंसर है पहला 2 गुना, दूसरा कह रहा है कि 5 गुना अधिक होती है, तीसरा कह रहा है 4 गुना अधिक होती है और चौथा कह रहा है 10 गुना अधिक होती है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, बाघ की देखने की क्षमता कितनी होती है मनुष्य से, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा हमारा 4 गुना अधिक होता है, मनुष्यों से 4 गुना अधिक देख सकते हैं अंधेरे में। चलिए 25वें प्रश्न की और अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अंतिम प्रश्न हमारा है 25वां। सभी लोग इसके आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप ही लोगों के लिए रखा गया है। ये आंसर हमारा देखते हैं 25वां क्या कह रहा है कि किस जानवर की मूछें रात के समय में दिशा पता लगाने का कार्य करती है, यानी निर्धारित करती है। यानी कौन सा जानवर है जिसकी मूछें जो होती हैं वह दिशा निर्धारण के लिए अपना प्रयोग करता है या दिशा बताता है। तो देखते हैं, पहला है शेर, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है बाघ और चौथा है तेंदुआ। तो जल्दी से बता दीजिए, शेर, दूसरा कुत्ता, तीसरा बाघ और चौथा तेंदुआ। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़रूर बताइएगा। आज 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो एनसीईआरटी बुक से आज हमने सभी प्रश्नों को छांट के निकाला है आप लोगों के लिए, जो हर बार पूछे जाते हैं। तो आज आशा करते हैं कि आप लोगों को आज के प्रश्न 25 बहुत ही अच्छे लगे होंगे। लेकिन 25वें का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ज़रूर सभी लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन भाइयों ने नहीं किया है, क्योंकि आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसे बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा। तो आज के प्रश्न आप लोगों के समझ थे 25, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि कैसे प्रश्न और बनाना चाहिए, कौन से विषय पे अगला बनाना चाहिए। तो धन्यवाद।